प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक पदार्थ के गुण, यानी डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है कि आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है। अब जैसे इसमें हुआ है कि हर्शे चेस के जो प्रयोग हुए हैं उसके बाद ये सर्वमान्य हो गया। हर्शे चेस के प्रयोग के बाद ये सर्वमान्य हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, प्रोटीन नहीं है। यानी डीएनए ही विषाणु से जीवाणु में जाते हैं, मतलब उनका ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन तो बाहर ही रह जाता है। तो यहाँ सिद्ध हो चुका कि आपको डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। लेकिन कुछ समय के बाद यह क्लियर हुआ, सब्सिक्वेंटली वह क्लियर हुआ कि कुछ विषाणुओं में, जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस होता है, टीएमवी वायरस होता है, एचआईवी वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, जीवाणु भोजी, उसमें ये क्लियर हुआ कि उसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। हालांकि डीएनए जो है वह मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए प्रोटीन और एंजाइम बनाने का काम करता है। तो इसी पर अब हम लोग चर्चा करेंगे इसमें, यानी डीएनए जो है वह मेन हो गया और आरएनए जो है वह प्रोटीन बनाने के लिए एक तरह से एडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। लेकिन इसमें जो है कुछ वायरस में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। तो यहाँ शुरू करते हैं पहले कि हर्शे, ये दो वैज्ञानिक से शुरू किया जाए। हर्शे एवं चेस, जो इसके पीछे का जो प्रयोग हम लोग देखे हैं कि हर्शे और चेस के प्रयोग से यह सिद्ध हो गया था। ये जो प्रयोग देख रहे हैं हर्शे और चेस वाला जो किया हुआ है, ये बताने के लिए ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि हर्शे और चेस के प्रयोग से यह सिद्ध हुआ, प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, न कि प्रोटीन नहीं होता है। उसके बाद इतना होने के बाद क्या हो गया कि कुछ समय के बाद यह भी क्लियर हुआ, तत्पश्चात आरएनए के कुछ विषाणुओं, अब जैसे कुछ विषाणुओं में कौन कौन से हैं? टीएमवी टोबैको मोज़ाइक वायरस, उसके बाद बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी, जो हर्शे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट में लिया था उसको, उसके बाद जो है एचआईवी का जो वायरस है, एटीसी। तो ये सब जो विषाणु होते हैं, तत्पश्चात आरएनए के कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ, कुछ विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ होने का तथ्य साबित हुआ, क्लियर हुआ, तथ्य साबित हुआ कि कुछ विषाणुओं में ये क्या होते हैं? आनुवंशिक पदार्थ का भी काम करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आरएनए होते हैं, अब यहाँ से डीएनए मुख्य रूप से आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं या आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। जैसे यूकैरियोटिक सेल में मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जबकि आरएनए क्या होते हैं कि प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। तो यह जो है आपको मेन इसका आधारभूत इसका जो है कंसेप्ट है
आनुवंशिक पदार्थ का। अब है कि डीएनए और आरएनए के बीच तुलना करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। डीएनए एवं आरएनए में रासायनिक अंतर अभी हम लोग देखेंगे। में अंतर रासायनिक कौन कौन से रसायन जो है इसमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो अब जैसे कि इधर हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी हो गया इसका, इधर देखेंगे डीएनए का, इधर आरएनए का। तो यहाँ डीएनए लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए आरएनए। एग्जामिनेशन में पूछता है डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करें। एक तो अंतर ये हो जाएगा रासायनिक रूप से। तो अंतर में हो गया क्या कि रासायनिक रूप से अब देख रहे हैं कि डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, उपस्थिति कहाँ होता है डीएनए का। तो डीएनए आपको पाए जाते हैं वायरस में भी पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और आरएनए भी कहाँ पाए जाते हैं, तो वह भी आपको वायरस में होते हैं, यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में। तो यहाँ क्लियर हुआ। लेकिन अंतर यही हो गया कि वायरस में या तो डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर उपस्थिति पर चर्चा नहीं करना है। अब यहाँ पर जो देखना है कि इसकी जो कड़ी होती है, जो स्ट्रैंड उसको बोलते हैं। कड़ी का मतलब हो गया स्ट्रैंड। तो स्ट्रैंड डीएनए में कितना होता है, 2 होता है, 2 स्ट्रैंड इसमें दिखे हैं इस तरह से। ये डीएनए 2 स्ट्रैंड का बना होता है, 2 कड़ी का बना होता है। इसमें आरएनए कितना का होता है, एक में होता है कि आपको ये जो आरएनए है ये इसी तरह से एक ही स्ट्रैंड का होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक पॉइंट यहाँ हम लोग देख चुके कि इसमें जो कड़ी होती है वह 2 स्ट्रैंड का होता है और उसमें आरएनए में 1 स्ट्रैंड का होता है। इसके बाद अब इसका केमिकल देखेंगे। शर्करा, शर्करा माने शुगर। शुगर कौन सा होता है इसमें, तो शुगर हो गया, इसमें जो शुगर है वह है आपको डीऑक्सीराइबोज शुगर नाम है इसका, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में कौन सा होता है, तो इसमें रहता है राइबोज शुगर। यही अंतर हो गया। एक अंतर ये भी हो गया, यहाँ पर ये सब जो है लक्षण देख रहे हैं और इसी का कंपैरिजन कर दे रहे हैं। उसके बाद बेस क्या है, कौन सा बेस पाया जाता है इसमें, अंतर बेस है क्षार। बेस का मतलब क्षार। तो बेस इसमें पाए जाते हैं 4 तरह के क्षार इसमें भी पाए जाते हैं। अब जैसे एडेनिन हो गया, उसके बाद ग्वानिन हो गया, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थाइमीन हो गया एंड साइटोसिन हो गया। साइटोसिन हो गया। तो 4 तरह के क्षार देख रहे हैं, AGTC। इसमें किस तरह का क्षार है, तो इसमें यहाँ पर एडेनिन है, उसके बाद क्या है, ग्वानिन है, आरएनए में ग्वानिन है। उसके बाद थाइमिन इसमें नहीं रहता है, थाइमिन में इसके जगह रहता है यूरेसिल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूरेसिल रहता है और साइटोसिन रहता है, साइटोसिन रहता है। तो यह हो गया क्षार का हो गया। इसमें कौन से क्षार पाए जाते हैं। इसके बाद जो होते हैं फंक्शन, कार्य क्या है इसका, कार्य हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये आपको डीएनए मुख्यतः आपको क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं। और आरएनए क्या करते हैं, विषाणु में ये आपको आनुवंशिक पदार्थ का काम करते हैं, आनुवंशिक पदार्थ। और जो सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों में इनका जो काम होता है वह प्रोटीन निर्माण होता है। तो सजीवों में प्रोटीन निर्माण का ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से यह जो है आपको अंतर हो गया डीएनए और आरएनए में। इसमें आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है।
ये सब नहीं पूछे, लेकिन डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, तो ये सब 3-4 पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो ये आपको उतना प्राप्त करने, बिहार बोर्ड में खासकर ये जो है इसमें इस तरह से पूछता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए, किसी भी आनुवंशिक पदार्थ कहलाने के लिए कौन सा पहले क्राइटेरिया होना चाहिए और डीएनए और आरएनए में कौन उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हमें देखना है कि डीएनए और आरएनए में आनुवंशिक पदार्थ कहलाने के लिए कौन से गुण होना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसके लिए 4 क्राइटेरिया बनाया गया है कि कोई भी पदार्थ का मतलब किसी भी पदार्थ के लिए, प्रोटीनों के लिए मान लीजिए, कोई भी पदार्थ आनुवंशिक पदार्थ कब होगा, तो उसमें ये प्रतिकृति का गुण होना चाहिए, यानी रिप्लिकेशन का, स्थायित्व का गुण होना चाहिए, यानी वो स्थिर होना चाहिए। उसके बाद उत्परिवर्तन का गुण होना चाहिए, यानी उसमें धीरे धीरे उत्परिवर्तन होगा तो उसमें जो है वो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाएंगे। और चौथा है कि उसके अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन होना चाहिए मेंडल के नियम के जैसा कि मेंडल के नियम में जो अभिव्यक्ति है कि डीएनए के द्वारा जो कैरेक्टर होता है वो जीन वो धारण करता है और वो उसी के संतानों में गमन करता है। तो इस तरह से पहला जो यहाँ पर देख रहे हैं कैरेक्टर, वह गुण क्या है, प्रतिकृति का। प्रतिकृति का मतलब होता है रेप्लिकेशन, इसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो रेप्लिकेशन का मतलब हो गया कि वो अपने ही समान जो है वह अपना डुप्लीकेट बना ले। तो डुप्लीकेट बनाने की जो क्षमता होती है डीएनए के पास होती है ना। यहाँ प्रतिकृति क्या हो गया, तो डीएनए के पास होती है और आरएनए के पास भी होती है। इसमें भी अगर पूरकता के सिद्धांत को देखा जाए, इसमें पूरकता का मतलब कि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए से डीएनए बनता है, उस सिद्धांत को अगर देखेंगे तो जो उसके पुराने जो स्ट्रैंड होते हैं उसी से नए स्ट्रैंड बनते हैं। इसी को पूरकता का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति क्या आ गया कि दोनों क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। दोनों माने में ये गुण है, दोनों में गुण ये मौजूद हो गया। तो दोनों में गुण है तो मतलब कि दोनों आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। तो ये प्रतिकृति का गुण एक आ गया जो दोनों पास कर गया। चलिए अब दूसरा जो है लक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं अस्थायित्व कहते हैं। दूसरा जो है यहाँ पर अस्थायित्व जो है आपको स्टेबिलिटी, इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। अस्थायी होना चाहिए कोई भी किसी भी परिस्थिति में, माने कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन ना हो, पूरे होल लाइफ में, या किसी फिजियोलॉजी के कारण या किसी केमिकल के कारण उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो जो अस्थायित्व होता है, यानी इसका मतलब हो गया कि कोई भी परिवर्तन उसके जीवन चक्र में, माने डीएनए का उसके जीवन काल में नहीं होना चाहिए, जीवन काल में नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं, माने कि एज बढ़ते चला गया तो ये नहीं है कि उसके आपको चेंज हो जाए कुछ। तो डीएनए में क्या होता है, ये ज़्यादा स्थायित्व होता है। इसमें डीएनए जो है वह ज़्यादा अस्थायी होता है, अब और ये जो आरएनए होते हैं ये कम अस्थायी होते हैं, बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाते हैं। अब कहता है कि डीएनए ज़्यादा अस्थायी क्यों होता है, तो इसके पीछे 1-2 कारण है। कारण क्या है, तो पहला कारण है यहाँ पर कि इसमें जो है दूसरे नंबर जो कार्बन होते हैं इसके शुगर पर, उस पर OH ग्रुप नहीं रहता है। वही OH ग्रुप जो है वो काफ़ी प्रतिक्रिया करने वाला होता है। तो इसमें जो है दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप जो होते हैं अनुपस्थित रहते हैं, ये अनुपस्थित हो गया।
तो इसके कारण ये ज़्यादा, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होगा। और ये कम अस्थाई क्यों होता है? तो कम अस्थाई होता है कि इसमें दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप पाया जाता है, जो कि जल्दी से रिएक्टिव हो जाता है, कि इसमें ग्रुप जो है उपस्थित होते हैं, इसमें ये उपस्थित होता है। दूसरा लक्षण क्या हो गया इसमें कि आपको ये थाइमिन जो है वो इसके स्थायित्व को बढ़ाता है, इसमें पाया जाता है, पढ़े हैं हम लोग। थाइमिन जो है स्थायित्व को बढ़ाता है, स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि ये जो है थाइमिन के जगह पर इसमें यूरेसिल होता है, और यूरेसिल आपको स्थायित्व को घटाता है, यानी वह जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं, जिसके कारण ये जल्दी से नष्ट हो जाते हैं। तुरंत इसमें उत्प्रेरक का इसमें लक्षण पाया जाता है, जल्दी से ये नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, यूरेसिल के कारण RNA जो होते हैं वह यूरेसिल पाया जाता है, और यूरेसिल के कारण ये जो है जल्दी से आपको इजीली डिग्रेडेबल हो जाते हैं। यूरेसिल के कारण यह जल्द नष्ट हो जाते हैं, यानी इनका जो लाइफ साइकिल है, यानी जीवन चक्र है, वो कम होता है। इसके बाद तीसरा कारण क्या है? तो तीसरा कारण है कि ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, 2 स्ट्रैंड वाले होते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड वाले होते हैं, इसके कारण ये आपको कोई दूसरा केमिकल इसके बीच में नहीं आ सकता है, और वो भी हेलिक्स होता है, और ये ओपन रहता है, एक ही स्ट्रैंड का होता है, एक स्ट्रैंड के होते हैं, ये एक स्ट्रैंड के होते हैं, खुला हुआ है, और खुला हुआ है तो कुछ भी इसमें आपको आ सकता है, कोई भी केमिकल इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इस मामले में, स्थायित्व के मामले में DNA क्या है, बेहतर है। स्थायित्व के मामले में क्या हो गया कि DNA बेहतर है, जेनेटिक मटेरियल, DNA बेहतर आनुवंशिक पदार्थ है RNA से, क्योंकि RNA तो नष्ट हो जाता है, तो दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर हो गया, दूसरा गुण हो गया यहाँ पर। इसके बाद थर्ड जो गुण है, थर्ड गुण देख रहे हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो होता है आपको म्यूटेशन, इसको उत्परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। तो म्यूटेशन के मामले में DNA जो होते हैं उसमें धीरे धीरे होता है, यानी इसमें म्यूटेशन स्लो होता है, स्लोअर, धीमा होता है, इसमें जो म्यूटेशन होता है तीव्र होता है, बहुत जल्दी से ये तीव्र होते हैं, ये बहुत जल्दी से ये अपना म्यूटेशन करके और ये किसी दूसरे रूप में ये बदल जाते हैं, इसीलिए इनका शॉर्टर लाइफ स्पान होता है, और इनका जो है ज़्यादा इनका लाइफ स्पान इनका होता है। तो इस मामले में हालांकि दोनों में म्यूटेशन होता है, एगो में आपको दोनों में ये गुण मौजूद है, म्यूटेशन का गुण, ठीक ना। तो यहाँ पर ये उत्परिवर्तन के मामले में दोनों आनुवंशिक पदार्थ है, एक में भले धीमे होता है और एक में क्या होता है, तेज़ी से होता है, लेकिन होता है, तो दोनों आनुवंशिक पदार्थ हो गया। उसके बाद अंत में जो है 4 नंबर जो देख रहे हैं, मेंडल के नियम के अनुसार अभिव्यक्ति, यानी इसको एक्सप्रेशन कहते हैं, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के मामले में ये जो DNA होते हैं यह आपको डिपेंड रहता है, ये अपने से, ये तो चूंकि न्यूक्लियस के अंदर रहता है, केंद्रक के अंदर, तो ये अपने से कोई प्रोटीन नहीं बना सकता है, पहले ये RNA को बनाएगा, यही RNA अब केंद्रक से निकल करके और कोशिका द्रव में जाएंगे और वहाँ पर प्रोटीन निर्माण, माने DNA जो है वह ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पूर्णतः RNA पर निर्भर रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि DNA पूर्णतः प्रोटीन
डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए पूर्णतः क्या होते हैं, आरएनए पर निर्भर हैं। अगर आरएनए इनका काम न करे तो ये इसी तरह से रह जाएंगे, निर्भर रहते हैं। जैसे कोई भी लक्षण बनाना हो तो लक्षण तो इनके पास है और यही लक्षण जो है कोड के रूप में आरएनए में देते हैं और वही आरएनए उस कोड के अनुसार एमिनो एसिड को आपस में जोड़ देता है और प्रोटीन बनाता है। और वही प्रोटीन या जो एंजाइम होता है जब वो काम करता है दिखाई देता है। तो ये अपने दिखाई नहीं देगा, ये अपने भाया मीडियम यानी आरएनए के द्वारा जो है इसमें ये इस तरह से होते हैं। दूसरा कहता है कि आरएनए में, तो आरएनए में अभी देखे हैं कि जितना भी कार्य प्रणाली है प्रोटीन निर्माण की, जो जितना भी कार्य प्रणाली है वो आरएनए के ही इर्द गिर्द घूमती है। बिना आरएनए के कोई भी कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पर तक कह सकते हैं कि आरएनए के पास प्रोटीन निर्माण की कार्य प्रणाली है या उसी के इर्द गिर्द घूमती है। और आरएनए के बिना कह सकते हैं, आरएनए के बिना लक्षणों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। लक्षणों की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ देख लिए कि अब इसमें हम देखेंगे कि अब इसमें क्या हो गया, आरएनए इज बेटर, अस्थायित्व के मामले में ये बेटर डीएनए, और अभिव्यक्ति के मामले में, तो अभिव्यक्ति के मामले में क्या हो गया, अभिव्यक्ति के मामले में आरएनए बेहतर है। तो यह जो है प्रूफ हो गया कि डीएनए माने डीएनए तो आनुवंशिक पदार्थ हैं ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा अस्थायित्व होता है, लेकिन आरएनए बिना आरएनए का काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आरएनए भी जो है किसी भी लक्षण को अभिव्यक्त करने के लिए वह आरएनए ही होते हैं। इसलिए आरएनए भी क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। तो इस मामले में, अस्थायित्व के मामले में डीएनए बेहतर है, इस मामले में ये आरएनए बेहतर है। तो कह सकते हैं कि डीएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है और आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ है, यानी दोनों का बराबर हो गया। अब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, अब क्लियर हो गया। अब देखेंगे कि जो है आरएनए पहले आया है या डीएनए पहले आया है। आरएनए संसार में हम उसकी चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।